दोस्तों यूएस ईरान वॉर में एक बड़ा एस्केलेशन देखने मिल रहा है, जिसके साथ इस वॉर की लपटें अब यूरोप तक पहुंच रही हैं। जी हां, ईरान ने यूके को धमकी दे दी है, जिसके साथ उन्होंने कह दिया है जो उनका एयर बेस है RAF फेयरफोर्ड, यदि वहां से यूएस प्लेन्स उड़ते रहे और ईरान पे बॉम्बिंग करते रहे तो यूके के RAF फेयरफोर्ड पे यानी उस एयर बेस पे ईरान हमला करेगा। इसके सिवा डीगो गार्सिया से लेके अलग अलग यूके को धमकी दी जा रही है ईरान के द्वारा। दोस्तों अब इस धमकी में कहीं ना कहीं आप देखें तो ईरान की एक बार शक्ति प्रदर्शन उसने किया भी है, जब डीगो गार्सिया तक उसके मिसाइल्स पहुंचे थे। हालांकि वो मार गिराए गए थे, इंपैक्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन सवाल भी पूछा जा रहा है क्या ईरान के पास यूके तक मारक क्षमता वाली मिसाइल्स हैं। दोस्तों यहां पे इस वॉर में आज 13th कॉन्जिक्यूटिव नाइट रहा है, जिसमें यूएस ने भयानक बमबारी ईरान के ऊपर की है। और इसके साथ यदि आप देखें तो ईरान ने भी बराबरी से जवाब दिया है। जो यूएस बेसेस है क्रॉस गल्फ, क्या इराक में बेसेस यूएस के हैं, वैसे ही आप देखें कुवैत में, वैसे ही आप देखें तो बहरीन में, हर जगह बमबारी, जॉर्डन तक बमबारी की गई है। इसके सिवा हूथी सऊदी के कहीं ना कहीं ऊपर ब्लॉकेड लगा के भी रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वॉर अब फैलना शुरू हो रहा है, हॉरिजॉन्टली भयानक तरीके से एस्केलेट कर रहा है। आप देख सकते हैं ईरान ने हॉरर थ्रेट दिया यूके को। यूके की जो ब्रिटिश मीडिया है अपने अंदाज में चिलिंग वार्निंग रॉयल फैमिली को, यूके ने भी कह दिया हम तैयार हैं। और इसके साथ दोस्तों बेसिकली ये पूरी कहानी इसलिए हो रही है क्योंकि यूके के नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं। स्टारमर ने कहीं ना कहीं आप देखें तो यूएस को जो बेसिस का एक्सेस फर्स्ट टाइम दिया था, लेकिन अभी नहीं दिया था, ये नए पीएम ने दे दिया है। और इसके साथ ईरान यूके को यह धमकी भी दे रहा है। सवाल पूछा जा रहा है स्टारमर को क्यों जाना पड़ा। जी हाँ, उसके पीछे भी क्या कारण हो सकता है। खैर यहां पे अगर आप देखें तो ईरान ने भी यूएस बेसिस को मिडिल ईस्ट में धमकी दी और उस पर हमला भी किया। कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, एरबिल, हर जगह आप देखें तो भयानक हमला किया गया। इसके साथ यूएस ने ईरान के ऊपर भी कंटिन्यूअस हमला किया है। दोस्तों ये जो हमला हो रहा है ये हर दिन बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ ट्रंप ने तो अब चेतावनी दे दी है कि अब बिग वन आने वाला है, यानी बड़ा हमला होने वाला है। तो क्या ये वॉर अब निर्णायक मोड़ पे जा रहा है या वही रोज का टू एंड फ्रो हो रहा है, क्या एंड गेम लग रहा है? आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर उससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है आपके लिए दोस्तों, हम आइकनिक प्रो सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं। जी हां, आप अगर देखें तो इस सब्सक्रिप्शन में आपको वीडियो मेंटरशिप मिलता है डायरेक्टली टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अनलिमिटेड 1-to-1 मेंटरशिप है हर 3 दिनों में। वैसे ही आप देखें तो 12 ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइव और रिकॉर्डेड भी आपको एक्सेस मिलता है। URTS, MRTS यानी प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, सब कुछ मिलता है। और ये अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर है दोस्तों, स्टार्टिंग का डिस्काउंट है 74,999 रुपए में मिल रहा है। इन शॉर्ट दोस्तों कुछ इस प्रकार से, जैसा आप देख सकते हैं, जैसे ही आप ये सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड KC10 लेते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन्ड कमेंट में आपको लिंक मिलेगा। उसके साथ आपकी वीडियो मेंटरशिप अगर आप KC10 यूज कर रहे हैं तो मेरे साथ कुछ इस प्रकार से होगी। हर 3 दिन में आपके जो भी डाउट्स हो रहे हैं इस प्रिपरेशन में वो एड्रेस किए जाएंगे। इसके सिवा अनलिमिटेड मेंटरशिप मिलती है इसी प्रकार के क्वालिफाइड मेंटर से। वैसे ही अगर आप देखें तो URTS प्लस MRTS इवैल्यूएशन डिलीवर्ड आपके डोर स्टेप पे होता है। 12 से अधिक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। जी हाँ, लिमिटेड सीट्स हैं, केवल 30 सीट्स को ही ये अवसर दिया जाएगा, तो इसको अपने हाथ से जाने ना दें, जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। इस वक्त ये लिमिटेड इंट्रोडक्टरी ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा, तो मेक श्योर इसको हाथ से जाने ना दें। आप देख सकते हैं आइकनिक के ऊपर इतना सारा आपको एडवांटेज यहां पर मिल रहा है जो कि केवल और केवल आइकनिक प्रो सब्सक्रिप्शन में है। तो मेक श्योर इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10 ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। सबसे पहले दोस्तों ईरान की यूके को चेतावनी देख लेते हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने ब्रिटेन के नए डिसीजन पे यह चेतावनी दी है। आप देख सकते हैं यूके में 2 दिन पहले जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं बर्नहम, उन्होंने ये अप्रूवल दिया कि यूके बेसिस का इस्तेमाल किया जाया जा सकता है यूएस स्ट्राइक्स जो कर रहा है ईरान के ऊपर। जी हाँ, आप जानते ही हैं 2 दिन पहले ये हुआ है। उसके पहले कियर स्टारमर इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जीते थे, लेकिन फिर भी उनको प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से पीछे हटना पड़ता है, गद्दी छोड़नी पड़ती है। कहीं ना कहीं ट्रंप और स्टारमर के बीच में कितनी ज्यादा आप जानते ही हैं, इस बीच में एक रस्साकशी हुई है। क्लियरली दोस्तों एक चीज दिख रही है, स्टारमर गए और इनके साथ नए पीएम आए और यूके बेसिस अप्रूव कर दिया गया। यह बता रहा है कहीं ना कहीं स्टारमर के जाने के पीछे क्या यूएस का हाथ था। जी हाँ, ये सवाल देखिए पूछा तो जाएगा ही, क्योंकि उसके साथ ही ये परमिशन भी दिया जा रहा है। खैर, बर्नहम के इस परमिशन के बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये जो यूएस स्ट्राइक के लिए आप परमिशन दे रहे हैं
डीगो गार्सिया से भी जो हमला हो सकता है, इसके लिए यूके का जो RAF फेयरफोर्ड है वो ईरान के अब टारगेट में है। और उन्होंने कहा एज पर यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 3314 आर्टिकल 3F, उसका हवाला देते हुए कहा इंटरनेशनल लॉ में बड़ा क्लियर है, अगर आप अपने टेरिटरी को इस्तेमाल होने देते हैं किसी दूसरे देश पे, थर्ड कंट्री पे हमले के लिए, तो आप भी उस वॉर में इन्वॉल्व हैं और आप अब एक फेयर टारगेट हैं। इसके साथ जो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि यूके को पूरी जिम्मेदारी अब लेनी पड़ेगी ईरान पे जो हमला हुआ है, और कॉन्सिक्वेंसेस भी अब आपको भुगतने पड़ेंगे। ईरान के ही अगर आप देखें जो पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन है मोहम्मद इब्राहिम अजीजी, उन्होंने तो कह दिया एक्स में कि वो दिन दूर नहीं है जब यूके डीगो गार्सिया भी लूज करेगा, और चागोस इशू की भी बात उन्होंने लगे हाथ कर दी। दोस्तों यहां पे यूके का जवाब भी आया है। यूके ने कह दिया, उनके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि यूके कैपेबल है, जवाब दे सकता है। यूके की रॉयल नेवी, ब्रिटिश आर्मी, रॉयल एयरफोर्स, उनके एसेट्स मौजूद हैं, जो कि अगर आप देखें तो एयर मिसाइल एंड डिफेंस नेटवर्क है, एंटी एयर मिसाइल नेटवर्क है, जो कि इस प्रकार से एयर शील्ड है जो कि ईरान के मिसाइल्स को रोक देगा। तो हमें चिंता नहीं है, चिंता अगर किसी को करनी चाहिए तो वो ईरान करे। खैर ईरान की बात करें तो उसके पहले जरा देखते हैं, 13th कॉन्जिक्यूटिव नाइट है ईरान के ऊपर यूएस का। आज 13वीं थी जो हमला हुआ है, 13th नाइट रहा है हमले का। तो उसमें सेंटकॉम ने कहा है 13th कॉन्जिक्यूटिव नाइट हो गया स्ट्राइक्स का। इरानियन मिलिट्री कमांड सेंटर्स, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, कोस्टल सर्वेलेंस साइट्स, मैरीटाइम कैपेबिलिटीज, सबको ध्वस्त किया है और हमले की इंटेंसिटी बढ़ गई है। कई ईरानियन शहर जैसे आप देखें तो जास्क, अहवाज, इन सब पे हमला किया गया। केशम आइलैंड, वैसे ही आप देखें तो यहां पे आप अहवाज में काफी बड़ा हमला हुआ। तो इस प्रकार से अगर आप देखें बंदर अब्बास से लेके हर जगह हमला किया गया है। दोस्तों अहवाज में जो हमला हुआ आप जैसा देख सकते हैं यहां पे है, यहां पे जो हमला हुआ इसमें 4 ईरानियंस की मृत्यु भी हुई, ऐसा ईरानियन स्टेट मीडिया ने कहा है। 5 लोग इंजर्ड भी हुए हैं। यूएस ऑफिशियल्स, हालांकि एज पर वेस्टर्न मीडिया, प्राइवेटली बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि जो इंटरसेप्टर्स हैं हर रात यूएस बर्न कर रहा है, जो प्रिसीजन बॉम्ब्स हैं जिनसे बॉम्बिंग हो रही है उसकी कमी बढ़नी शुरू हो गई है, वो बॉम्ब्स खत्म होते जा रहे हैं। तो उससे वो बड़े परेशान है कि हर रात इस प्रकार से यदि हम एम्यूनिशन गवाते रहेंगे, इंटरसेप्टर्स गवाते रहेंगे, तो ये कब तक चलेगा। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि बिग वन, एक मैसिव अटैक आने वाला है ईरान के ऊपर। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ईरान भी जवाब दे रहा है। ईरान ने यूएस लिंक्ड बेसेस अक्रॉस गल्फ अगर आप देखें तो उस पर हमला किया है, जिसमें कुवैत के ऊपर हमला किया। दरअसल ईरान के टेलीकम्युनिकेशन टावर को, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूएस ने ध्वस्त किया। तो ईरान ने कहा आई फॉर एन आई, तो हम भी टेलीकॉम नेटवर्क उड़ाएंगे, और उन्होंने कुवैत के टेलीकम्युनिकेशन टावर पे हमला किया। और इसके साथ कहा कि देखो एग्रेसर यूएस है, तुम्हारी सोवरेनिटी अगर कोई वायलेट कर रहा है तो ईरान नहीं कर रहा है, यूएस कर रहा है, जो तुम्हारे लैंड से हमारे ऊपर हमला करता है। इसके आगे जॉर्डन और बहरीन के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स किए गए, कई अमेरिकन मिलिट्री फैसिलिटीज को इसमें टारगेट किया गया। वैसे ही इराक के कुर्दिस्तान वाले इलाके में, जी हां, यहां पे अगर आप देखें तो एरबिल नाम का शहर है, और इसी में अगर आप देखें तो एरबिल में जहां पे यूएस यूके नेटो बेस है, वहां पे भी हमला किया गया यूएस लेड कोएलिशन ट्रूप्स के ऊपर। इसके सिवा जो हुथीज हैं वो सऊदी अरेबिया पे ब्लॉकेड लगा के ही रखे हैं। रेड सी में जिबूती यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दोस्तों बाबल मंडब स्ट्रेट है, और इसके ऊपर पूर्ण रूप से यहाँ पे ब्लॉकेड लगा हुआ है। 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स को भी इन्होंने मार गिराया है। और इसके साथ अगर आप देखें तो नई चेतावनी दी गई है हुथीज के द्वारा, जिसमें वो कह रहे हैं कि फ्यूचर में सऊदी अरामको की जो फैसिलिटीज हैं, रिफाइनरी, स्टोरेज टैंक्स, इन सब को भी हुथी टारगेट करेंगे अगर सऊदी ने अपना ब्लॉकेड नहीं हटाया। अब आप कहेंगे ब्लॉकेड तो हुतीज लगा रहे हैं, हुतीज तो अब ब्लॉकेड लगाए हैं रेड सी पे, लेकिन अगर आप सऊदी की बात करें तो वो काफी लंबे समय से हुथी, जो सना एयरपोर्ट है, वैसे ही उनके जो अगर आप देखिए पोर्ट्स हैं, उनके ऊपर लंबे समय से सीज डाल के रखा है। लंबे समय से यमन के हुथी हिस्से पे वो एक ब्लॉकेड लगा के रखा है। तो वही हुथी कह रहे हैं ये ब्लॉकेड अब सऊदी हटा ले, वरना इंफ्रास्ट्रक्चर सऊदी की उड़ाई जाएगी। ट्रंप ने दोस्तों ईरान और हुथी दोनों को चेतावनी भी दे दी है, जिसमें कहा है मेजर मिलिट्री पनिशमेंट होगा, दोनों को देना, हम सफर करवाएंगे। इसके सिवा कहा है कि जो भी शिप को हुती हमला करते हैं, जो नुकसान होता है उसकी भरपाई ईरान के फ्रोजन एसेट से ही किए जाएंगे। तो ये भी इन्होंने क्लियर कह दिया है। खैर दोस्तों इसमें आइए जरा देखते हैं कि आखिरकार किसको यहां पर क्या चाहिए। अगर आप सबसे पहले देखें यूएस की बात करें तो ट्रंप को क्या चाहिए। देखिए उनका कोर ऑब्जेक्टिव यही है कि हॉर्मूज ईरान के कंट्रोल में ना रहे, चोक पॉइंट ब्लैकमेल ना हो, मिड टर्म्स के पहले वो कमजोर ना लगे।
समस्या क्या है यहाँ पे? समस्या यह है कि प्रिसीजन बॉम्ब्स कम हो गए हैं, इंटरसेप्टर्स बेहद कम बचे हैं, और इसके सिवा यूएस कांग्रेस परेशान हो रही, कह रही वॉर खत्म करो, ज्यादा एक्सटेंशन नहीं देंगे, फुल ग्राउंड वॉर करने की तैयारी कहीं ना कहीं वो पोजीशन यूएस में बिल्कुल भी नहीं है ट्रंप का। तो ये सब कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। ईरान की बात करें तो उनका कोर ऑब्जेक्टिव इस वक्त यही है कि रेजिम की लेजिटिमेसी बनी रहे, और ईरान में अगर रेजिम लेजिटिमेसी तभी बनेगी जब वो मजबूत दिखेंगे, अगर कमजोर दिखेंगे तो फिर प्रोटेस्ट हो सकता है जैसे पहले हुआ है। तो इसीलिए उनको हिट बैक करना पड़ेगा, हॉर्मूज कार्ड कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं रियल कार्ड है जो उनके पास है। किसी भी हाल में एक टेम्पररी डील नहीं ले सकते वापस यूएस से। समस्या क्या है? समस्या है कि लीडरशिप कमजोर हो चुकी है, कमांड स्ट्रक्चर कमजोर हो चुका है, डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स हुए हैं, पब्लिक में कहीं ना कहीं वॉर एग्जॉशन बढ़ता जा रहा है, और इस वजह से अगर आप देखें तो वो बड़े वॉर के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। वहीं दोस्तों हुथीज की बात करें तो वो चाहते हैं सऊदी अरेबिया से मैक्सिमम कंसेशन ले लें। जो सीज लगा के रखा है हुथीज के ऊपर, जो उनके पोर्ट्स एयरपोर्ट्स को बंद करके रखा है, वो सऊदी अरेबिया ब्लॉकेड हटा दे इस वॉर के हाथ लगे हाथ। लेकिन यहां पे दोस्तों समस्या यह है कि अगर वो ओवर प्ले कर देते हैं अपना हाथ तो सऊदी इजराइल भी हमला कर सकते हैं। तो यहां पे हुथीज चाहते हैं कि ईरान का प्रॉक्सी बन के जो घूम रहे हैं वो कहीं ना कहीं जरूरत हट जाएगी अगर सऊदी उनको लेजिटिमेसी दे देता है, सीज हटा देता है। वहीं सऊदी अरेबिया क्या चाहता है? वो चाहता है इस वॉर से दूरी बना के रखें, वहीं अपने यानबू जहां से वो रेड सी के माध्यम से अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो करते रहें। लेकिन अब बड़ी समस्या है, हॉर्मूज भी बंद हो गया है, यानबू भी बंद है, रेड सी से भी तेल नहीं जा रहा है। मैप नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने कई बार आपको दिखाया है, बताया ही है क्या हो रहा है। जल्दी से आपको बता देता हूं। यहाँ पे सऊदी अगर आप देखें तो यहाँ पे इनका ऑयल फील्ड है, और यहां से हॉर्मूज से तेल जाता था, लेकिन हॉर्मूज ईरान ने बंद किया है। यहां पे अगर आप देखें तो ऐसे एक ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन है, तो ये ऑयल यहां से डाइवर्ट होता है, और ये अगर आप देखें तो बाबल मंडैब होके एशिया जाता है, सुएज से यूरोप जाता है, और यहां पे हुतीज अगर आप देखें तो यहां पे यानबू पोर्ट पे हमला भी कर रहे हैं और इसको भी बंद करके रखे हैं। तो दोनों ही चोक हो गया है, सऊदी के लिए समस्या बढ़ गई है। दोस्तों इस पूरे खेल में एंड गेम क्या है, क्या होता हुआ लग रहा है? देखिए जो देख रहा है वो यही है कि ये मैनेज्ड वॉर ऑफ एट्रिशन हमको होता हुआ दिख रहा है, जो कि नियर टर्म में दिख रहा है, जिसमें दोनों ही साइड से एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, और अगर आप देखें तो बदले में यूएस इंटरसेप्टर्स खत्म होते जा रहे हैं, ईरान की रिटेलिएटरी कैपेसिटी खत्म होती जा रही है, लेकिन जीरो नहीं हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये पैटर्न दिख रहा है पिछले कुछ स्ट्राइक्स में, और ये उम्मीद की जा रही है कि इस स्ट्राइक्स को ऐसे ही करते रहेंगे, एक टाइम आएगा जब सामने वाला फोल्ड करेगा। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से हो सकता है, यूएस मिड टर्म्स, उसमें ट्रंप को कहीं फोल्ड करना पड़ सकता है, चुनाव के पहले है ना, वो मजबूती से निकलना चाहेंगे, ईरानियन इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए, ट्रंप ये उम्मीद करके बैठे कि ईरान को इसलिए फोल्ड करना पड़े। तो ये लग रहा है फिलहाल खेल, लेकिन जो ट्रंप धमकी दे रहे हैं वो बिग वन आ सकता है, मैसिव अटैक हो सकता है। अगर वो हुआ तो गेम बहुत जल्दी बदलेगा, फिर ईरान भी पूरे गल्फ इलाके में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखिए रिफाइनरी, वैसे ही डिसैलिनेशन प्लांट्स, सबको टारगेट करना लगेगा। चांसेस कम है क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े होंगे, तो ये होना तो देखिए नहीं चाहिए। मोस्ट पॉसिबल ऑफ रैंप यहां पे क्या दिख रहा है? यही है कि ट्रंप विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे जैसा पहले किए थे, एक पॉलिटिकली कन्वीनियंट टाइम पे, जब उनको मिड टर्म में मैक्सिमम बेनिफिट हो सके या लॉस कट डाउन करना पड़े मिड टर्म्स के पहले, और ईरान की कैपेबिलिटीज बोल देंगे देखो खत्म हो चुकी है, ईरान खत्म है, इजराइल मजबूत रहेगा, इजराइल की सुरक्षा हमने कर ली, और ये सब वो बोलेंगे। सच्चाई भले कुछ भी हो, ट्रंप को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये पिक्चर पेंट करके वो निकल सकते हैं। यही सबसे बड़ा ऑफ रैंप एक बार फिर दिख रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए एनसीईआरटी समरी लेकर के आए हैं, सभी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज है, आपको बस इसको स्कैन करना है, पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाइए जाके डाउनलोड कर लीजिए। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, सब कुछ आपके लिए बेहद सिंपल भाषा में एनसीईआरटी समरी हम लेकर के आए हैं। मेक श्योर इसका फायदा आप अवश्य उठा लें।